हेलो बच्चों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम इंस्टीट्यूट में। और आज जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आप लोग यहाँ पे बुकलेट जो मेरा देख सकते हैं, जो जिस बुकलेट की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन पेपर है 2026 में जो कंडक्ट कराया गया था। बीएड बीएड का पेपर है हमारे पास। बीएड, एमएड और बीपीएड का एग्ज़ाम 2026 का, राइट, 2026 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये 2026 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, किस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो अगर एक वीडियो में मैं सारे डिस्कस करूँगा, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका आता है ना, इंग्लिश का आता है, हिंदी का आता है, रीजनिंग का आता है, अगर पूरा हम लोग एक वीडियो लेक्चर में अगर डिस्कस करेंगे तो शायद वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले एक लेक्चर में हम लोग रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी कलेक्टिवली एक वीडियो बना लेंगे हिंदी इंग्लिश का, और दूसरे वीडियो में हम लोग एक पूरा रीजनिंग का कर लेंगे, और दूसरे वीडियो में जो हमारा साइंस या जो भी मैथ्स रहेगा उसको हम लोग कर लेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अकेला वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का करेंगे, एक में रीजनिंग का करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश का हम लोग मिक्स करके एक वीडियो में ही हम लोग कंक्लूजन कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। वैसे मैं बीएड कंप्लीट कर लिया हूँ, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे स्कोर समथिंग 85 के अराउंड बन रहे थे। तो आप लोगों को मैं गाइड करूँगा कि कैसे आप ऐसे स्कोर कर सकते हो, है ना। प्रिपरेशन कुछ खास मैंने किया नहीं था, फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे स्कोर हो गए थे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। मेरे पास जो बुकलेट है वो क्वेश्चन बुकलेट सी है, इसका मेरे पास आंसर की भी है। मैं आंसर की के माध्यम से हम लोग देख करके उसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आंसर की मेरे पास है, सारे सेट का आंसर की है ना, ए बी सी डी, और हम लोग जो भी करने वाले हैं बेसिकली सी का करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सी का आंसर की के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे अभी इस लेक्चर में, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो हिंदी का रहेगा। हिंदी का क्वेश्चन आपका कितना रहता है, 1 से 15। मतलब कि आपका जो हिंदी का रहता है प्रश्न, है ना, ये आपका हिंदी का जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझो। हिंदी का जो प्रश्न रहेगा कितने रहेंगे, टोटल 15 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे, ठीक है। और आपके जो 16 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके किसके रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। मतलब कि 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपके इंग्लिश से रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो गए, ठीक है। और 31 से लेकर 60 तक, मतलब कि 30 क्वेश्चन पूरा आपका रीजनिंग का रहेगा। 30 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हो गया आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड, टी ए में लिख रहा हूँ, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन 61 से लेकर के 100 तक रहेंगे। मतलब कि इधर कितने, 30 60 और 60 नंबर के उधर रहेंगे आपके, ठीक है। मतलब कि टोटल 61 से 60 तक क्वेश्चन आपके, जो 61 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा। यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग के चलते ही मेरा 85 के मार्क्स अराउंड आया था, नहीं तो मेरे मार्क्स कुछ अच्छे स्कोर हो सकते थे, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है तो हमें जिस क्वेश्चन का आंसर श्योर है हमें उससे मार्क करना है, और अपना आप तैयारी करके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये जो आप लोग है, थोड़ा सा ये जो इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये आप खुद से भी पढ़ लेना। अब हम लोग इससे इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन जो आपका आता है वो आता है हिंदी का। ओएमआर बेस्ड आपके एग्जाम होते हैं, आपको ओएमआर सेट मिलेगा, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हिंदी का आता है। हिंदी में जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आपका एक पैराग्राफ रहता है, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ करके आपको इसके जो कुछ प्रश्न होते हैं इसमें उसके आंसर देने पड़ते हैं। ये पैराग्राफ से ही आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ यही नहीं रहेगा, ठीक है। जो पैराग्राफ अभी आप देख रहे हो यही सेम पैराग्राफ आपके पास नहीं रहेगा। हो सकता है वहाँ पैराग्राफ 110% हो सकता है कि 110% दूसरा पैराग्राफ ही आएगा, तो पैराग्राफ आपका चेंज रहेगा, ठीक है। तो ये बात से आप, इसमें कोई तर्क नहीं बनता। अगर हम डिस्कस भी करते हैं तो कोई बात नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे दूसरा पैराग्राफ रहेगा तो वो आप उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप एक बार रीड कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन ये पैराग्राफ डिस्कस करना फिर वीडियो को लेंथ बढ़ाना के बराबर में हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं करेंगे। 1 से 5 प्रश्न आपके जो होंगे वो इस पैराग्राफ से आएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, 1 से 5 पैराग्राफ तक इसी से क्वेश्चन है। मतलब कि 1 से लेकर के 1 2 3 4, और जैसे हम नीचे आएंगे ये 5, ये पांचों क्वेश्चन का आंसर हमारे ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड आउट करके आगे पढ़ सकते, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है छठा से, ठीक है, 6 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है और 15 तक हमारा जाता है क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब यहाँ हमारे पास 4 वाक्य दिया गया है, सब में आपको पता है कि 4 उदाहरण रहेगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब कि एक आपको पिक करना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य, ये चीज़ आप ध्यान से पड़ेगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है हमें ये यहाँ पे खोजना है, ठीक है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, यहाँ पे बोला है कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो।
गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रश्न इसमें सही हैं और कौन से प्रश्न गलत है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें जो आपका अशुद्ध वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये वाक्य में कुछ अशुद्धियां हैं जिसके कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। कि अशुद्ध वाक्य पूछा तो अशुद्ध वाक्य मेरा बी नंबर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरि का हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। मतलब हरि किसे नहीं कहा जाता है, किस विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हरि किस, ये नहीं है तो दूध। हरि मतलब क्या है, हरि शब्द अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, मतलब किस विकल्प में हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो हमारा दूध होगा, सिंह हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, लेकिन हरि हमारा दूध नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, साहस का काम करना। ठीक है, साहस का काम करना करना के स्थान पर कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। मतलब साहस का काम करना ये एक मुहावरा है। ठीक है, जैसे 9 2 11 होना तो भाग जाना, तो इसके स्थान पर कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है, मतलब कौन सा हम लोग ये 4 ऑप्शन में से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है तो होता है शेर के मुंह में हाथ डालना। साहस का काम करना मतलब आप भी समझ रहे हो, कोई साहस का काम कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो गया, एक तरह से शेर के मुंह में हाथ डाल रहे, तो ऑप्शन हमारा बी सही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या है। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। आप सोच के बताएं, टिक लगाएं, ए बी सी, गुरुएं, गुरुआओं, गुरुंतर, ठीक है, और गुरुजन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएं। ठीक है, तो हम बताते हैं आप लोग को, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है गुरुजन। ठीक है, गुरुजन जो होता है वो हमारा बहुवचन शब्द है गुरु का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है मतलब कि अपोजिट साइड से कौन सा शब्द हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन में से शुद्ध है, मतलब कि शुद्ध मतलब बोला जाए तो कौन सा शब्द एक्यूरेट है। ठीक है, यहाँ पे है ज्योतिषमती, व्यवहारिक, उज्जवल, आशीर्वाद। ये 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं। बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये ऑप्शन सही है तो मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर ड्रॉप कर दें, ताकि आपको भी पता लगे कि क्या मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन जाएगा वो ज्योतिषमती जाएगा, ये आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, लता मंगेशकर गीत गा रही है। ठीक है, यहाँ पे गा रही है होगा, गा रही, या वाक्य किस काल में है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन किससे आ गया, काल से आ गया, कि आपका भविष्य काल से है, भूतकाल से है या वर्तमान काल से है। ठीक है, कौन सा काल से आपको बताना है। उसमें भी सामान्य वर्तमान काल लिखा गया है जिसको कि हम लोग सिंपल कहते हैं ना, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, उस तरह से ये अब अंदर थोड़ा घोष करके दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा टेंस में है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा काल में है, लता मंगेशकर गीत गा रही है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण प्रवृत्ति वर्तमान काल और संधि वर्तमान काल, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अपूर्ण प्रवृत्ति वर्तमान काल ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, है ना, कि शब्द को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो उसका शब्द का हम लोग विच्छेद करते हैं, राइट, ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। जैसे अगर कोई भी चीज़ लिखते हैं इंद्रधनुष, इंद्र जोड़ धनुष, राइट, तो उसी तरह से यहाँ जैनेन्द्र लिखा हुआ है तो जैन जोड़ इंद्र, जैनेन्द्र, राइट। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आपका सही है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही जगह, जैन जोड़ इंद्र, ये वाला होगा। ये सारे ऑप्शन, ये इंद्र गलत है, ये भी गलत है आपका, ये भी इंद्र गलत है, जैन जोड़ इंद्र ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, काठी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ अर्थ निम्न में से कौन सी है। मतलब कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस शब्द का मतलब क्या है, इस वाक्य, इस सेंटेंस का मतलब क्या है आपको बताना है। खुशी के दिन बार बार नहीं आते, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं लगती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, धोखे में किए हुए व्यापार बार बार नहीं चलता। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, कि धोखे से किए गए हुए व्यापार बार बार नहीं चलता। ठीक है, काठ की हांड बार बार नहीं चढ़ती का मतलब वही होता है कि धोखे से आपने कोई व्यापार अगर शुरू किया है तो वो आपका बार बार नहीं चलेगा, हो सकता है एक बार चल जाए, दोबारा नहीं चलेगा। इस मुहावरे का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, मतलब कि ये पूछना चाह रहा है कि हमेशा किसका नाम पुल्लिंग ही होता है ना। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तिथियों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, या नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, या समुद्र के नाम। मतलब कि इन सब में से किसके नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएं कि किसके नाम पुल्लिंग। तो सोचिए, ये ऑप्शन, इसमें सारा ऑप्शन है, किसके नाम हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, आप सोच करके बताइए। चलिए मैं आप लोग आंसर बताता हूँ। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है समुद्रों के नाम। समुद्र के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं, जितने भी समुद्र के नाम हैं ज़्यादातर नाम प्राय लिखा है, प्राय, ये नहीं कह रहा है कि सारे नाम, मतलब ज़्यादातर नाम पुल्लिंग ही होते हैं, वो है समुद्र के नाम। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में कौन सी है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, मतलब संदेह करना मतलब हो गया शक करता है। जो आप पे हमेशा शक करता है उसको उस शब्द को हम क्या कहेंगे। झगड़ालू तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, दयालु नहीं कहेंगे, ईर्षालु या शंकालु, है ना। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे जब संदेह कर रहा है मतलब आप पे शक कर रहा है, और शक करना मतलब ही शंकालु, वो सबसे बेस्ट में। ईर्ष्यालु मतलब क्या हो गया, ईर्ष्यालु मतलब जलना, ईर्षा करना, तो ईर्षा तो नहीं होगा। शक कर रहा है, शक कर रहा है मतलब संदेह की बात कर रहा है, तो शकालु शंकालु हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ऐसे आप एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओगे ना। अब देखो, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, सबसे बेस्ट वे वही होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड खेलो। एलिमिनेशन वाला मेथड अगर खेलोगे ना, सारे आप मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाओगे। तो हमारा ये हिंदी का था 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हिंदी का पूरा। और इसमें जो मैंने पैराग्राफ छोड़ा, ये पैराग्राफ के थ्रू आप खुद ही चले जाइएगा। ठीक है, बाकी हम लोग इसके बाद करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है, इसमें कंबाइन कर देंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा इंग्लिश का आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, हिंदी का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, अब हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग इंग्लिश में समझते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन तक हमारा इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, 16 से 20 क्वेश्चन जो है हमारा ये पैराग्राफ से रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा 21 से लेके 30 तक। ठीक है, 21 से लेके 30 तक वो हमारा इंग्लिश का जनरल क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले पैराग्राफ देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। पैराग्राफ देखो, हम लोग अगर पैराग्राफ पढ़ के करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ। तो पैराग्राफ आप लोग के लिए पढ़ने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग पढ़िए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना पैराग्राफ सॉर्ट आउट करोगे उतना आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। एक बुक खरीद लो, बुक में भी होते हैं बीएड का जो प्रिपरेशन का बुक होता है, मैं बुक भी मेंशन कर दूंगा, वो बुक खरीद लो आप और उससे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। उसमें बहुत सारे पैराग्राफ दिए गए हैं, आप उसके थ्रू भी पढ़ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो पैराग्राफ देख रहे हो ये 2026 का क्वेश्चन आया हुआ है बीएड एमएड बीपीएड में। ठीक है, तो ये 16 से 20 तक का जो क्वेश्चन है वो आपके ये पैराग्राफ से क्वेश्चन है 16 से 20 तक। ठीक है, यहाँ 16वां क्वेश्चन इधर है और 17, 18, 19, 20 तक यहाँ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके ये पैराग्राफ से ही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है, तो पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये है कि आपको ध्यान से लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, पढ़ते जाना है सारे के सारे। इसमें जी हमको नहीं लगता कहीं 5 मार्क्स छूटेगा। अगर इसमें आप 5 मार्क्स नहीं ला पा रहे हो फिर तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कीजिए, टर्म्स को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे बहुत ऐसे टर्म्स है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है ना, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, या सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, या ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जो हिंदी मीडियम से बेसिकली आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जितना आप रीडिंग करोगे ना उतना ज़्यादा आप लोग का वो चीज़ इंप्रूव होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते जाइए, थोड़ा जितना प्रैक्टिस होगा पैराग्राफ उतना अच्छा रहेगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा आते रहता है। और अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस साल। जब मैं आज जो ये वीडियो लेक्चर आप लोग को क्वेश्चन का मैं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने काफ़ी बच्चों का काउंसलिंग कराया, काफ़ी बच्चों को एडमिशन मिल गया है हमारे वीडियो के माध्यम से। आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, काउंसलिंग का भी प्रॉपर वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आ जाती है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले आइडेंटिफाई द एरर इन द प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस।
ये क्या कह रहा है कि आपको एरर फाइंड करना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, क्या एरर है, अंडरलाइन जो किया हुआ है इसमें एरर क्या है। जैसे कि यहाँ योर सेल्फ लिखा हुआ है, आई सिंपैथाइज फॉर योर सेल्फ ओवर योर मदर्स डेथ। मतलब यहाँ ये योर सेल्फ जो है ये अंडरलाइन किया गया है, मतलब इसमें कुछ एरर है। एरर मतलब बोले तो क्या है, कुछ गलती है, ठीक है, ये कुछ गलती की बात कर रहा है, ठीक है, एरर मतलब गलती। तो यहाँ पे क्या होगा इसकी जगह पे, ए में है यू, दूसरा में योर्स, सी में है योर, डी में है नो एरर, मतलब कि कोई गलती नहीं है तो आपको ये टिक करना है। योर होगा तो वो टिक करना है, योर्स होगा तो वो टिक करना है, यू होगा तो वो टिक करना है। अब आप लोग को पता करना है कि योर सेल्फ के जगह पे होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि योर सेल्फ के जगह पे हमारा योर लगेगा। आई सिंपैथाइज फॉर योर ओवर, सॉरी फॉर यू, वो उसकी बात कर रहा है। योर सेल्फ यूज़ नहीं होगा। योर सेल्फ कहाँ यूज़ होता है, योर सेल्फ दूसरे सेंटेंस में यूज़ होगा, योर सेल्फ का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यू का यूज़ होगा, ठीक है, हमारा यू का यूज़ होगा। सिंपैथाइज फॉर यू ओवर योर मदर्स डेथ, ठीक है, ओवर योर मदर्स डेथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जाएगा, ठीक है जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम। अब सिनोनियम हमें फाइंड आउट करना है कि एनकाउंटर का सिनोनियम क्या होगा। अरे क्या होगा बच्चों, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बुक। सिनोनिम और एंटोनिम्स का क्या होता है, फंडा यही है कि भैया जितना आप पढ़ोगे आपको क्लियर होगा। आप चलो मैं अगर इसका एनकाउंटर का बता देता हूँ कि आपको क्या होगा, ठीक है। एनकाउंटर का अगर मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि फेस करना, एनकाउंटर करना, फेस करना, एनकाउंटर, वो एनकाउंटर करना नहीं जी, एनकाउंटर मतलब फेस करना, ठीक है। अगर मैं ये बता देता हूँ एनकाउंटर का फेस होगा, तो मैंने तो चलो एनकाउंटर का बता दिया। अब मैं इसी तरह से किसी और टर्म का आपको पूछ लेता हूँ, इसमें और भी क्वेश्चन दिए होंगे। चलिए यहाँ पे एक आपका एंटोनिम दिया गया है सिनोनिम का, लग रहा मुझे एक ही क्वेश्चन शायद इसमें दिया गया था, लेकिन ऐसे अगर दूसरे क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर आप नहीं सोल्व कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ग्रामर की बुक लेनी पड़ेगी, छोटी सी कोई सी भी, और उसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे रीड करोगे ना तो आपके ध्यान में सेट रहेगा, ठीक है, तो वो चीज़ आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ऐसे करें, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का एनकाउंटर का होगा, बी नंबर होगा आपका, वो है फेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ते हैं हम। 23 में चूज द मीनिंग ऑफ इटैलिसाइज्ड, ठीक है, इटैलिसाइज्ड एडियम, ठीक है, यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे यूज किया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाट्स योर एक्सक्यूज, आई एम हियर, आई एम हियर, है ना, कहाँ गया, आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है। मतलब ये बात कर रहा है कि द टीचर से टू द स्टूडेंट व्हाट्स योर एक्सक्यूज, मतलब टीचर स्टूडेंट ने बोला कि तेरा एक्सक्यूज क्या है। आई एम ऑल ईयर्स मतलब कि आई एम ऑल ईयर्स, मतलब ये पूछ रहा है कि इसकी मतलब क्या है। इटैलिक्स मतलब कि इटैलिक में जो लिखा गया है, आप लोग को पता होगा कि एक होता है इटैलिक, ठीक है, ये इटैलिक होता है। एक जो इटैलिक किसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा स्लाइटली टेढ़ा लिखा रहता है, ठीक है, तो ये इटैलिक में लिखा गया, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है गोइंग क्रेजी, तो बिल्कुल नहीं होगा, बीइंग फुल्ड नहीं होगा, वेरी एंग्री भी नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे होगा लिसनिंग इंटेंसली, मतलब कि इंटेंटली, मतलब लिसनिंग इंटेंटली मतलब कि पूरे ध्यान से आपकी बातें को सुना जा रहा है, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू द कंप्लीट सेंटेंस, मतलब कि यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही में लगेगा, ठीक है, मतलब एक्यूरेटली के साथ लगेगा। व्हाट डिड यू बाई, व्हाट डिड यू बाई दिस ड्रेस, मतलब ये ड्रेस तुमने क्यों खरीदा, कहाँ खरीदा करके, ठीक है। व्हाट डिड यू बाई दिस, पता नहीं मुझे ये सेंटेंस भी थोड़ा गलत लग रहा था बट सही है। व्हाट डिड यू बाई दिस ड्रेस, तो इसका ऑप्शन जो हमारा जाएगा 24 क्वेश्चन का, वो हमारा जाएगा ए नंबर, ठीक है। यहाँ पे होगा व्हाट डिड यू बाय दिस ड्रेस फॉर, मतलब कि ये ड्रेस तुम किस मतलब ओकेज़न के लिए खरीदो, बेसिकली पूछने का मतलब है। तो पूछेगा तो यहाँ पे हमारा फॉर ही आएगा, क्वेश्चन मार्क फिर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि किस ओकेज़न के लिए तुम ये ड्रेस खरीदो, तो शॉर्ट में उसने पूछा व्हाट डिड यू बाय दिस ड्रेस फॉर, ठीक है, ये होगा। फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा या ऑन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम फूल, मतलब कि इसका एंटोनिम का, फूल का एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्कॉलर होगा क्या, कंट्रोल होगा क्या, डिवोशन होगा क्या, या ब्यूटीफुल होगा। मतलब कि इसका सही एंटोनिम क्या होगा, तो फूल का होगा स्कॉलर, ठीक है। फूल का करेक्ट जो एंटोनिम है हमारा वो क्या होगा, स्कॉलर होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड, हमें अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है, कौन सा एक्यूरेट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जो अंडरलाइन किया गया वर्ड के पास यूज होगा। मतलब एक्सप्लॉइट लिखा गया, अंडरलाइन जो किया गया वो एक्सप्लॉइट है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट के जगह पे हम कौन सा ऑप्शन इसमें से यूज़ कर सकते हैं। 500 कंपनीज स्प्रैंग अप
टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। 500 कंपनीज स्प्रैंग अप टू एक्सप्लॉइट दिस न्यू टेक्नोलॉजी। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या हो गया, मतलब कि एक्सप्लॉइट मतलब कि डिनाई करना, एक तरह से समझो तो मना कर देना, ठीक है, वो इसका मतलब होता है। तो इसमें क्या होगा, यूटिलाइज करना, ओवरलुक करना, बोर करना, ड्रैग, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, स्प्रैंग अप टू एक्सप्लॉइट दिस न्यू टेक्नोलॉजी, नहीं, यूटिलाइज होगा यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, यूटिलाइज। ये 500 कंपनी स्प्रैंग अप उसमें आ गए, क्यों आ गए, यूटिलाइज करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के लिए, तो हमारा यूटिलाइज ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द फ्रेज। यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है, आई ऑलवेज स्टैंड बाई माई फ्रेंड। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन द फ्रेज आई ऑलवेज स्टैंड बाई माई फ्रेंड। स्टैंड बाई का मतलब ही क्या हो गया, सपोर्ट। ये किसकी बात कर रहा है, सपोर्ट की बात कर रहा है। टू लाई नहीं होगा, टू क्राई नहीं होगा, सपोर्ट की बात कर रहा है, लाइफ नहीं होगा, ठीक है। तो सपोर्ट हमारा ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। अब जो इस बार 2026 बीएड एमएड बीपीएड में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जो मुझे भी थोड़ा सा एहसास हुआ क्वेश्चन एनालाइज करते वक्त, या बच्चों का जो रिस्पॉन्स मुझे मिला, रिव्यू जो मिला, वो मैंने देखा, वो ना ये जो क्वेश्चन दिख रहे हो, एसर्शन और रीज़न बात करते बेसिकली इसका, ये देखो, यही क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना 28 में, एस पी क्यू आर एस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। बच्चे लोग इसमें सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज फाइंड कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन एक तो लंबा था, लेंदी था। देखो आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन इतना बड़ा है भाई, पहले इतना से इतना पढ़ो, ये पूरा पढ़ो, फिर इसको करो। जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, वो भूल जाओगे। तो ये सीन था, मैं मानता हूँ ये चीज़ था, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा ना, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन समझो बोल क्या रहा है, अगर ये नहीं समझोगे ना, इस तरह का क्वेश्चन 110% आगे भी ही आपको मिलेगा। ये जैसे रीजनिंग एंड एबिलिटी है, इसमें भी आपको क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलेगा, है ना। देखो ये जो देख रहे हो, ये इसी तरह का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, उसके बाद आपको आंसर फाइंड आउट करना है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत जगह आपको मिलेगा, ये देखो, है ना। आगे भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हमें यहाँ पे देखने को मिले थे, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इंग्लिश में थे, इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन था 28 का। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज आर नंबर्ड एज 1 एंड एज 6। मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो लास्ट सेंटेंस है एंड फर्स्ट सेंटेंस है, मतलब ये हमारा पहला सेंटेंस है, कोई पैराग्राफ है ये पूरा, ठीक है, ये समझ लो, ये पूरा क्या है, एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। अब ये मतलब छठा सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस मतलब S6 लिखा हुआ है, मतलब कि ये 6th लाइन है आपका, ठीक है। अब इसके बीच में हमारा कितना लाइन होगा, 2 3 4 5। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना, ये 5 अभी अरेंज नहीं है, वही चीज़ आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली S1 से S6 तक है, लेकिन S1 और S2 ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 और S1 और S6 अपनी जगह पे सही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, द रेस्ट ऑफ द पैसेज इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। ये जो रेस्ट है PQRS, ये स्प्लिट है, ये मिक्स है, ठीक है। दिस 4 सेंटेंस आर जम्बल्ड, जम्बल्ड मतलब ऊपर नीचे कर दिया गया है। वही चीज आपको रीड द सेंटेंस, आइडेंटिफाई देयर करेक्ट एंड लॉजिकल ऑर्डर। आपको पढ़ के लॉजिक लगाना है और अरेंज करना है कि कौन सा सेंटेंस पहले P आएगा, पहले Q आएगा, पहले R आएगा, या पहले S आएगा। ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा चारों सेंटेंस को। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि थोड़ा मुश्किल है, मैं भी ये चीज़ को मानता हूँ कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाइम लगेगा, टाइम आपके पास कम होगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। जैसे रिलीजन इज नॉट अ मैटर ऑफ मेयर डॉगमेटिक कॉन्फॉर्मिटी, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, लास्ट का सेंटेंस है, मैन ऑफ दैट कैरेक्टर इज फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम हेटर्ड। अब इसके बीच में 4 सेंटेंस है। अब भैया इसको अरेंज करना है कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा या इसके पहले कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। पहले आपका Q आएगा, मतलब S1 के बाद आपका जो सेंटेंस आएगा वो Q आएगा। मतलब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह क्या रहा है कि आपका जैसे S1 है तो ये आपका S2 होगा, ठीक है। उसके बाद P S3 होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका S, तो S4, ये आपका S5 है, और ये S6 है। ये आपका पूरा सीरीज अब अरेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ को अरेंज करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब खुद रीड करके आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी ये होगा, ऐसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है।
आगे हम लोग इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट नहीं लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो जी, टेंस में हिंदी में भी क्वेश्चन आया था, इंग्लिश में भी टेंस आता है। और टेंस जब आप लोग ग्रेजुएशन करके बीएड का एग्जाम देने आ रहे हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सबको टेंस क्लियर होगा, है ना। इतना तो होगा कि जब आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो तो अगर आपको खुद क्लियर नहीं है टेंसेस और टेंसेस के टाइप, बेसिकली देखो टेंस हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इजी है, उसका भी मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है। सबसे पहली बात तो सिंपल में आपको पूरा घुसना पड़ेगा, 4 के 4 पढ़ने पड़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पूरा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। फ्यूचर में भी पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा और पास्ट भी, एक भी चीज़ आप नहीं छोड़ सकते हो इसमें, ये तीनों के तीनों पूरा आपको रगड़ना पड़ेगा भाई। सिंपल सी बात है, एकदम क्लियर, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, रेशमा विल हैव रीच्ड होम बिफोर 8 PM। विल हैव रीच्ड, ये चीज देखो सेंटेंस क्या है, विल हैव रीच्ड होम बिफोर 8 PM, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, आपके सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनो। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, रेशमा विल हैव रीच्ड होम बिफोर 8 PM। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा वैसे जी, नन ऑफ दिस तो है नहीं। सबसे पहले बात ये फाइंड आउट करो आप कि ये प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस है। बच्चे लोग देखो सिंपल सी बात है, आप भी बोलोगे सर जहाँ पे विल लग गया मतलब हम ना प्रेजेंट को देखेंगे ना पास्ट को देखेंगे, सीधा हम किसको देखेंगे, फ्यूचर को देखेंगे। जब हमारा विल लग गया तो हम फ्यूचर को देखेंगे, जब फ्यूचर को देखेंगे भैया तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यहीं खत्म हो गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा खत्म हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा होगा नहीं, ये बात आप भी समझते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर कर लेना है। आगे हमारा आ गया है सिंपल फ्यूचर टेंस। अरे भाई सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप जानते हो क्या होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारा सिंपल रहेगा, उसमें हैव रीच्ड नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ हमारा वो चीज़ नहीं आएगा, ये सिंस बिफोर 8 PM ये चीज़ हम लोग मेंशन नहीं करते, टाइम मेंशन नहीं करते। लेकिन जब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। जैसे कि रेशमा विल हैव, रेशमा हमारा क्या है, एक मिनट थोड़ा गंदा हो गया मैं इसको साफ कर लेता हूँ। रेशमा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। रेशमा हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद विल हैव हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और हमारा रीच्ड क्या है, V3 फॉर्म है बच्चों। देखो V3 तो आप लोगों को आता होगा, V3 V4 V1 V2 V3 V5 तक होता है, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ है 8 PM तो जो दिखा रहा है हमारा 8 PM, ये हमारा एक स्पेसिफिक टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ये चीज़ है कि हमारा हम लोग एलिमिनेशन मेथड से खेलेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा क्या ऑप्शन होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग सिंपल सी पहले पता कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसके बाद हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से अपना आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़, तो हमारा ऑप्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जा रहा है वो हमारा क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, ठीक है। ये सारे वर्ब ही हैं, चलो ठीक है भाई, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स, डूइंग एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, मतलब कि एक्शन वर्ड्स जितना डिनोट करता है, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, ईटिंग, प्लेइंग, ये सारे क्या है, वर्ब है, ठीक है। मतलब कि जितने भी काम आप करते हो और वो वर्ड्स यूज होता है वही हमारा वर्ब होता है, ठीक है। तो वर्ब हमारा है, तो अब इसमें पूछ रहा है कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ब होगा, ठीक है। तो हम लोग को वो समझना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट डैश वाइल यू ड्राइव, डू नॉट डैश वाइल यू ड्राइव, सिंपल सी बात है, डू नॉट ड्रंक, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है। ड्रिंकिंग, डू नॉट ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग, ये भी हमारा एक्यूरेट नहीं बैठ रहा है, ये नहीं होगा। डू नॉट विल्ड, कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आपका विल ड्रिंक लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डू नॉट ड्रिंक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो लगेगा वो V1 लगेगा, ठीक है। डू नॉट ड्रिंक वाइल यू ड्राइव, मतलब कि वर्ब हमारा ड्रिंक लगेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे हिंदी का भी लेक्चर अपलोड हो गया, कंप्लीट कर दिया हमने, और इंग्लिश का था, इंग्लिश का भी हमने कर दिया। ऐसे हम लोग जितने भी 2021 तक के क्वेश्चन है बीएड के, सारे हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग लेक्चर में अपलोड करने के और कंप्लीट करने के। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, वीडियो आएगा, ठीक है। अभी मैं इतना ही करूँगा क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे। रीजनिंग एबिलिटी का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए अलग से हम लोग एक लेक्चर इसमें बना देंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं, 30 क्वेश्चन इसमें पूरा रहेंगे आपके, तो हम लोग इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक नया वीडियो में, एक नया पार्ट में ले आऊँगा,
वो वीडियो आप लोग को अपलोड होते हुए मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग इसको पूरा रीजनिंग को उसमें कंप्लीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस रीजनिंग के इसमें आते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी रहता है, उसको हम लोग देख लेंगे उसमें। उसके बाद हम लोग मैथ्स की क्वेश्चन आते, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन उसके बाद हम लोग करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरे ख्याल से शायद 60 के बाद आता है, यस 61 से हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी एक अलग पार्ट आएगा, पार्ट 4 में हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा ये आ जाए, ठीक है। हम लोग पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड का लाएंगे, और टीचिंग और रीजनिंग का हमारा पार्ट 3 में रीजनिंग का आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 में हमारा रीजनिंग का आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो चैनल पर बने रहे हमेशा के लिए। और ऐसी जैसे अभी एग्ज़ाम आप लोग का आएगा नेक्स्ट ईयर 2027 बी एड एम एड का जो एग्ज़ाम आएगा, आप जितना अच्छा नंबर स्कोर करोगे, सेफ जोन बोलूँ तो मैं 80-90 अगर आपके आ जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है उसमें, गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहो। सारे क्वेश्चन जो भी डाउट रहते हैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। मैं सारे, जैसे मैंने पिछले बार बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग कराया 2026 में, काफ़ी बच्चों ने मेरे वीडियोस देख के काउंसलिंग करा, एडमिशन लिया, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर किया, डाउट क्लियर किया, और काफ़ी बच्चों ने एडमिशन शेयर करके थैंक यू भी बोला है। तो ये चीज़ें कि उन लोगों को एडमिशन मिला तभी उन लोगों ने बोला, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं बीएड करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, बीपीएड करना चाहते हैं, तो आप लगे रहें। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोगों को मैं पूरी गाइडेंस के साथ बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।